हेलो। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल द एस्पिरेंट्स प्रेजेंट हियर। सबसे पहले विनेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर आज हम लोग का रिक्वेस्ट फुलफिल किया और अभी आप प्रेजेंट है हम लोग के सामने। थैंक यू अर्पिता। अ, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किए हैं। लाइक आपके पास 5 टाइम्स यूपीएससी, सीएससी, आईएफएस, एनएचसीएस एंड 2 आरएस मेंस का एक्सपीरियंस है। तो ये सेशन बस एक इंटरव्यू सेशन नहीं रहेगा। इसमें हम लोग सब कुछ वो जो 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 एक एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है, सब कुछ सवाल का, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका परमिशन लेके बिना डिले के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। ओके। तो एक मिथ जो है हम वो ब्रेक करना चाहते हैं। जो जैसे सोचते हैं एक एमबीबीएस या फिर नर्सिंग, एक फार्मेसी स्टूडेंट, कि यूपीएससी बस वही लोग के लिए है जो लोग आर्ट्स के बैकग्राउंड में है। तो ये इसमें आपका परसेप्शन क्या है? देखो, आप रिजल्ट देखो। जो लास्ट टाइम का आपका रिजल्ट है, लास्ट ईयर, उससे 4-5 साल है ना। और जब आप कोई भी चीज आप करते हो तो आप एक ट्रेंड देखो, एविडेंस देखो। तो जो रिजल्ट आप देखोगे तो वो जो है आपका, वो मोस्टली मिलेगा आपको डाइवर्स बैकग्राउंड से। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर फील्ड के, जैसे मान लो इंजीनियर्स या आर्ट स्टूडेंट्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर रिलीजन के स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर रीजन के स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये आपको रिजल्ट से पता चलता है कि हर एक स्टेट्स का बच्चा, हर एक स्ट्रीम का बच्चा, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे नर्सिंग से हाँ। हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो उसमें वो मेरे को लगता नहीं कोई बैरियर है। और इवन मैं आपको अगर डेटा बताता हूँ, तो अगर आप 2021 की गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखोगे, तो उस टाइम जो सिलेक्शन हुए थे तो 44 सिलेक्शन वर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। तो मेडिकल हाँ। बैकग्राउंड से सिलेक्शन भी है, डाइवर्स फील्ड से सिलेक्शन भी है। ठीक है। थर्ड थिंग इज द, जो बेसिक मैं कहूंगा कि योर डिग्री डिटरमाइंस योर एलिजिबिलिटी। अब वो किसी भी फील्ड से हो, वो एलिजिबल हो गया। लेकिन योर प्रिपरेशन विल डिटरमाइन योर सिलेक्शन। कि जो आप तैयारी करते हो उस टाइम पे आपने कैसे डेडिकेशन से किया है, तो वो किसी भी फील्ड से हो। तभी यूपीएससी ने सिंपल सा क्राइटेरिया किया है कि आपको बस ग्रेजुएट होना है किसी भी फील्ड से। तो वो मैटर नहीं करता कि आप नर्सिंग से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो। प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो चांसेस है सिलेक्शन होने के। हाँ। तो ये जो मेडिकल फील्ड या मेडिकल फील्ड के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग को तो ऑलरेडी एक रिस्पेक्टेड जॉब मिलेगा, वो लोग को लगता है फ्यूचर में। तो आपके मतलब आपके ख्याल में क्या है कि वो लोग को यूपीएससी में मतलब प्रिपरेशन करना चाहिए? देखो, रीजन ये है कि मेडिकल स्टूडेंट है ना, उनको एक अच्छा जॉब मिलता है, वो भी सर्विस करते हैं लोगों का, है ना। तो आप एक हाँ। अच्छा नोबल कोज है, नोबल सर्विस कर रहे हो। लेकिन जो स्केल है ना, वो आपको पब्लिक सर्विस में ज्यादा मिलेगा, सिविल सर्विस में। हाँ, जैसे मान लो बिल्कुल। अगर आप नर्सिंग में हो या डॉक्टर हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक हॉस्पिटल को सर्व कर लोगे। अगर हुँ। डॉक्टर में सीएमओ बन गए तो एक डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर लोगे, है ना। यहाँ पे हाँ, क्या होता है, आपको स्केल बहुत बड़ा मिलता है कि हाँ। आप पूरे स्टेट को भी सर्व कर सकते हो। आने वाले टाइम में अगर आप सेक्रेटरी बनते हो तो आप पूरी कंट्री को भी सर्व कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब या सिविल सर्विसेज प्रोवाइड यू द स्केल। एक बड़े लेवल पे आप इम्पैक्ट डाल सकते हो। ये उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए है तो सोसाइटी में एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डाला जाता है। तो सिविल सर्विस उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है ना। इवन जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना, चाहे वो हुँ। हेल्थ रिलेटेड है, तो वो भी आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। तो काफी बड़ा स्केल देता है आपको ये सिविल सर्विस। हाँ, जैसे कि अगर पर्सनल लेवल पे आप देखो, अगर आप खुद का हॉस्पिटल भी खोलते हो, आप जॉब भी करते हो, तो आप 1000 हाँ। लोगों को सर्व करते हो। लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, डीसी बनते हो, उसमें जो या रिस्पेक्ट भी है। हाँ एसडीएम बनते हो, तो आप लाखों लोगों को और फिर इंडिया लेवल पे करोड़ों लोगों को आप सर्व कर सकते हो। तो स्केल काफी बड़ा प्रोवाइड होता है आपका सिविल सर्विस में। हाँ, वो एक है।
थैंक यू सर। और वो जो है ना मेडिकल बैकग्राउंड में, वो लोग तो ऑलरेडी एक डिग्री कर रहे हैं, कुछ कुछ नॉलेज, कुछ कुछ एजुकेशन गेन कर रहे हैं, तो वो काम आएगा क्या उस यूपीएससी, एज हाँ ए यूपीएससी एस्पिरेंट? बिल्कुल बिल्कुल, वो देखो हर एक बैकग्राउंड का उसको हेल्प होता है थोड़ा सा। अब मेडिकल वाले को देखो क्या फायदा होता है, जो मैंने एनालाइज किया है कि आप लोग एक आपका तरीका होता है काम को हाँ साइंटिफिकली तरीके से करना हाँ ना। तो एक वो टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है कि आप कोई भी काम रैंडम नहीं करोगे, आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करोगे। हाँ आपको सबूत मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, उसी बेसिस पे आप काम करते हो। तो एक आपका जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव रहता है, एविडेंस बेस्ड रहता है आपका एटीट्यूड। तो हाँ मेडिकल फील्ड को एक ये फायदा है कि वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, है ना। पहले आप डायग्नोसिस करते हो, फिर आपका सोल्यूशन निकालते हो, और यही पब्लिक सर्विस में रिक्वायर्ड होता है। हाँ, और मतलब देख दूसरी, के के। हाँ, कि आपको पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है ना, डायग्नोस करना है कि ये दिक्कत है, फिर आपको सॉल्व करना है। तो ये एटीट्यूड आप पब्लिक सर्विस में भी लेके आओ। दूसरा क्या होता है कि आप नर्सिंग में या फिर आप मेडिकल उसमें देखो, कई बार आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई जो गार्जियंस है वो कुछ और कह रहे हैं, पेशेंट की हालत कुछ और है। तो अंडर स्ट्रेस भी आप क्या करते हो, एथिकली परफॉर्म करते हो, अपनी ड्यूटीज को निभाते हो। हाँ फिर दूसरा क्या करते हो आप लोग, डाइवर्स जो बैकग्राउंड है, चाहे आप मान लो एक डिफरेंट कास्ट हो गया, डिफरेंट रिलीजन हो गया, सभी लोगों से आप क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो। और पब्लिक हाँ सर्विस में भी आपको ये करना है। तो मेरे को जो लगता है कि कैसे आप ह्यूमंस को हैंडल करते हो, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो पब्लिक मैनेजमेंट, नर्सिंग और मेडिकल लोग में जो प्रोफेशन में जो लोग होते हैं उनको ऑलरेडी वो चीज थोड़ा एक्सपीरियंस किया होता है। तो वो पब्लिक सर्विस में एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। तो वो उनको हेल्प करेगा उस चीज में। और थोड़ा जो पढ़ाई के टाइम पे जो एनालिसिस और एविडेंस बेस्ड जो आप चीजें सीखते हो साइंटिफिकली जो करना, वो भी एक पॉजिटिव है उसके लिए। हाँ, मतलब वो लोग जो इतना मेहनत करते हैं, एविडेंस बेस्ड सब कुछ, ये काम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या चैलेंजेस वो लोग फेस कर सकते हैं? चैलेंजेस किस पे रिगार्डिंग? मतलब जैसे मेडिकल स्टूडेंट जब स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, हाँ, फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, क्या चैलेंजेस जैसे वो लोग फेस कर सकते हैं? मैं आपको ये कहूंगा कि चैलेंजेस नॉट ओनली मेडिकल स्टूडेंट, ये जनरल सभी के साथ चैलेंज आते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम का चैलेंज नहीं है। मैंने कहा कि स्ट्रीम तो मैटर नहीं करता, बस आपके यहाँ डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो स्ट्रीम मैटर नहीं करेगी। चैलेंज जो नॉर्मली आता है वो आता है कि बच्चा क्या गलती कर देता है। बच्चे के पास जो दिक्कत आती है कि वो, मतलब कि एक पर्टिकुलर जो चीज है ना, मान लो आपको बताया गया कि इस तरीके से रास्ता करना है, तो आपके पास गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो जो एक मेन चैलेंज आएगा, मान लो आप नर्सिंग से हो, आर्ट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपने मेहनत बहुत की है, आप 12 12 घंटे, 8 8 घंटे, जो भी 4 5 घंटे जो भी पढ़ रहे हो आप, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हो, तो वो एक चैलेंज है। यानी कि आप हाँ रेलिवेंट कंटेंट की, रेलिवेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए, क्वालिटी सोर्सेज से, कि भाई आपको ये पढ़ना है क्वालिटी सोर्स से, और सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया जाए, तो वो एक बेटर होएगा। अदरवाइज जो मेन डिस्ट्रैक्शन आता है वो आता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। आजकल जैसे इंटरनेट में, सोशल मीडिया टाइम में क्या हम्म होता है, आप बहुत सारा क्या होगा, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो आई थिंक प्रॉपर एक गाइडेंस की है ना, वो एक इशू हो सकता है कि प्रॉपर आपको सही डायरेक्शन ना मिले। हाँ, मतलब हम लोग अगर 12 घंटे भी दिन में पढ़े, अगर ठीक तरीके से नहीं पढ़े, तो वो काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपको दिल्ली से उड़ीसा जाना है और आपने हाँ मूव कर लिया साउथ की तरफ, तो आप चेन्नई पहुंचोगे ना, उड़ीसा कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। हाँ हाँ, तो वही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है आपके लिए, सही। वही। तो आप क्या मतलब अकॉर्डिंग टू आपके अकॉर्डिंग में क्या स्टार्ट करना चाहिए? मतलब जो एक फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए? देखो, अगर आप सिविल सर्विस में आना चाहते हो, है ना, उसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो अगेन प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, मेहनत। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो एक पर्टिकुलर आप अपनी खुद, जैसे आपको बुक्स बता देंगे हम, है ना, हम्म तो आप वो बुक लिस्ट फॉलो कर लो, एनसीईआरटी होगी या बाकी बुक्स हो गया। अब उसमें क्या होगा, आप चीजें पढ़ोगे, गलतियां करोगे, कुछ अननेसेसरी चीजें पढ़ोगे, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सेल्फ स्टडी करके अपने हिसाब से कर रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने के चांस है, ठीक है। हाँ दूसरा, हमने एक अप्रोच बना रखा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि भाई आप इस टाइम पे ज्योग्राफी करोगे और इसको पूरा एक ही बुक से हमने कंप्लीट करवा दिया। फिर हम आपको टेस्ट देते हैं उसके, ठीक है, चीजें आपको याद करवाते हैं। तो या तो एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप कर सकते हो चीजों को, हमारी गाइडेंस, उसमें हम आपको पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, आपका बताएंगे। क्योंकि ऐसा कोई बुक नहीं है कि आपको एक बुक्स बता दिया, ये एनसीईआरटी पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ लो, उससे पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत सारी बुक्स मिला के हमने एक नोट्स बना रखे हैं, तो आप उनको फॉलो करोगे तो आपका टाइम बच सकता है। तो दो अप्रोचेज है, आप सेल्फ स्टडी और बुक्स कर सकते हो, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और कई चीजें मिस भी हो जाएंगी, कई चीजें समझ में भी नहीं आएंगी।
दूसरा, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये लेक्चर्स देख लो, ये नोट्स देख लो, हाँ, ये टेस्ट कर लो, कोई डाउट है आपके डाउट लो, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपको कोई पूछने के लिए है, आपको गाइडेंस के लिए कोई अवेलेबल है, आपको सही डायरेक्शन मिल रही है, क्योंकि डायरेक्शन मेन है इसके अंदर। तो ये हाँ, इन दोनों में से आप कोई भी अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको कोई बुक्स चाहिए एनसीईआरटी की लिस्ट, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप बच्चों को दे सकते हो। लेकिन उस प्रोसेस में टाइम बहुत लगेगा, और उसमें आप गलतियां भी क्या कर रहे हो वो कोई आपको फिर देख नहीं पा रहा है उसमें ना, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक नहीं हो पा रहा है। तो वो इसमें इशू आता हाँ। है, टाइम लग जाएगा फिर उस प्रोसेस में। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बोले हैं कि कैसे मेडिकल फील्ड वालों को भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स मतलब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, फिर सिविल सर्विस के लिए। एंड कैसे मतलब हम लोग अगर ज्यादा हार्ड वर्किंग किए, 12 घंटे पढ़े, हम लोग के पास रिसोर्सेस भी रहा, तो वो मतलब ठीक से नहीं होगा अगर हम लोग ठीक से उसको मैनेज नहीं कर पाए। तो इसलिए सही गाइडेंस का तो बहुत जरूरत है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, हम लोग ज्यादा टाइम तो नहीं लगा सकते हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब में। अधिकतर जो मैंने देखा, जो प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, तो उनके पास टाइम भी कम होता है ना। हाँ, अगर हमने आपको बता दिया देखो इसमें आपने ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, तो आपके साथ ज्यादा होंगे, क्योंकि आप पहले गलतियां करोगे, 2-3 साल सीखोगे, उससे अच्छा जो हमने इतना एक्सपीरियंस है, इतने बच्चों को हमने ऑफिसर्स बनाया है ना, कंटेंट हमने सब सेट कर रखा है, तो वो पढ़ने में आपका टाइम बच जाएगा फिर। हाँ, वो है। और ये जो बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग कैसे कंपेयर करेगा यूपीएससी एंड हरियाणा सिविल सर्विस में? देखो जैसे हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ, बोलिए। यूपीएससी और एचसीएस में अब ज्यादा फर्क बचा नहीं है ना। तो एक ही जो मेन चीज है, जो वो ऑप्शनल होता है, आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है यूपीएससी के अंदर। हरियाणा वाले एचसीएस के अंदर वो ऑप्शनल भी नहीं है, तो वहां पे थोड़ा एक इजियर हो जाता है एचसीएस अपीयर करना। बाकी जो जनरल स्टडीज के टॉपिक है वो सब सेम है, लेकिन आपको प्रिपेयर यूपीएससी के हिसाब से करना चाहिए एक हाई लेवल पे, और अपीयर दोनों एग्जाम में करना चाहिए। ताकि आपने एक हायर लेवल पे कर लिया तो आपको एचसीएस का पेपर थोड़ा इजी लगेगा कंपैरेटिवली। तो तैयारी हम भी जो करवाते हैं एचसीएस वाले बच्चों को अच्छे लेवल पे करवाते हैं, कि यूपीएससी भी उनको अपीयर कर सकते हैं वो लोग, और एचसीएस भी कर सकते हैं, चॉइस है उनकी। हाँ, जैसे अगर उन्होंने एक ऑप्शनल चूज करना होता है, 500 मार्क्स का ऑप्शन होता है, अगर आपने वो भी चूज कर लिया, उसको भी प्रिपेयर कर लिया, तो आप यूपीएससी भी दे सकते हो। अदरवाइज हरियाणा वाला एग्जाम इज कंपैरेटिवली इजियर, है ना। और सब्जेक्ट्स पढ़ने वही सारे हैं, सिलेबस सेम है दोनों का। तो आई विल से प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड अपियर फॉर बोथ। ठीक है। हाँ, मतलब टफ अगर हम लोग प्रिपेयर करें तो इजी हम लोग कर हाँ, सकते कर हैं। सकते हैं, चांसेस ज्यादा है उसमें। हाँ, और उसमें भी हम पूरा सपोर्ट, कंटेंट, मटेरियल, स्टडी, वो सारा हम प्रोवाइड करेंगे आपको। और जो हाँ, आपकी बेसिक गलती है कि आप ज्यादा ना पढ़ो, एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़ो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, है ना, वो सब हम करेंगे उस चीज में ना, अरे पूरा। हाँ। तो सर ने काफी सही तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर आप लोग जो भी प्रेजेंट है, अभी जो भी एस्पिरेंट कोई भी क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, आप लोग, आपके लिए अभी टाइम है, आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, या फिर आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। आपका कुछ मैसेज जो आप देना चाहेंगे जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो लोग के लिए? देखो न्यू एक्सपीरियंस को अच्छा, यहाँ पर एक, हाँ, मैं यही कहूंगा कि भाई, जैसे कि आपके पास ना एक मेंटर होने का बहुत जरूरी है ना। अगर आपके पास एक मेंटर है तो आपको बाकी सारी चीजें ही और शी विल टेक केयर ऑफ इट। तो अगर एक चीज जो आपको करनी चाहिए, यू शुड हैव राइट गाइडेंस, और राइट मेंटर आपके पास होना जरूरी है। अगर मान लो आपके पास एक राइट मेंटर है, राइट गाइड है, वो आपको बताता चलेगा इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, अब आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो वहां पे आपका टाइम बचता है। हाँ, एक जो मेन वरना थिंग्स है, गेट इन टच विद अ गुड मेंटर, रेस्ट ही विल टेक केयर ऑफ दैट, बाकी चीजें सब आपकी हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, यू एंड अप डूइंग रॉन्ग थिंग्स, इट विल टेक टाइम, वो एक इशू बन जाएगा आपके साथ। हाँ, वरना ये प्रिपरेशन एक समुंदर जैसा है, अगर ठीक बिल्कुल। से दिखा नहीं दिखेगा तो बस उसमें ठीक से नहीं जा पाएंगे। एक जन क्वेश्चन रेज किया है, वीवो V2246, सर एच एच सी एस मेंस का रिजल्ट कब तक आ सकता है? वो मेरे को लग रहा है एचसीएस मेंस वाला 15 अगस्त के बाद ही आएगा, मतलब अभी यूपीएससी का मेंस होगा 21 अगस्त से, तो उसके अराउंड उसके बाद ही आएगा, मतलब आप 20 अगस्त के बाद ही मानो। और एक जन क्वेश्चन रेज किया है, ईशान सरकार, सिंस मेडिकल एजुकेशन इज फैक्चुअल, हाउ डू आई डेवलप एनालिटिकल आंसर राइटिंग
फॉर यूपीएससी देखो यूज्ड इसमें। फॉर यूपीएससी। हाँ आई गॉट इट। इसमें ऐसे है, जैसे आपको लगता है कि भाई हम ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग सब इतना एनालिटिकल वो पढ़ते हैं, फैक्चुअल पढ़ते हैं, लॉजिकल मैथ्स पर पढ़ते हैं। बायो वालों को लगता है हम लोग इतना पढ़ते हैं ऐसे। अब उसमें एनालिटिकल आंसर राइटिंग करनी है, तो वो कैसे होगा? तो इसमें देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत डिफरेंट है। एक तो आपको 10 मार्कर के लिए ऐसे मान लो 2 पेज होते हैं, एक आगे और एक उसके पीछे, और 15 मार्कर के लिए एक दो और एक पेज और आता है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको वहां पे सोच सोच के बहुत ज्यादा एनालिसिस करना है। कुछ सर्टेन चीजें हैं जो आपको मेमोराइज करनी होती हैं, कुछ चीजें समझनी होती हैं, उसी के हिसाब से अपना आंसर प्रैक्टिस करके फ्रेम कर सकते हो। कहने का मतलब है जब पढ़ते वक्त हम आपको वही चीज सिखाएंगे। जैसे मान लो अगर एनवायरमेंटल एथिक्स है, ये एक टॉपिक है एनवायरमेंटल एथिक्स। अब आपको लगेगा सर मैंने तो ये पढ़ा नहीं, कैसे करें? अगर आपको पढ़ाई के टाइम पे ही मैं कुछ कीवर्ड बता दूं, जैसे आपका सस्टेनेबिलिटी, ये आपने सबने सुना होगा, है ना, स्टीवर्डशिप, डीप इकोलॉजी, अगर मैं ऐसे कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा उनका मतलब, उनको लिंक करूंगा, तो आप आंसर में उसी को लिख पाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज द, अगर आपको क्लियर तरीके से पढ़ाया गया है चीजों को समझा के, और पूरी इसमें लिंकेज बनाए गए हैं। दूसरा, अगर आपको हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया, फिर दो लिखवाया, तीन लिखवाया, ऐसे आपको बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो स्किल डेवलप हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगेन जो मोस्टली जो आपका पहला क्वेश्चन था कि मोस्टली आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। डिफरेंट बैकग्राउंड से सिलेक्ट होते हैं, बिकॉज दिस स्किल कैन बी इनकलकेटेड। ये स्किल बिल्कुल आराम से सिखाई जा सकती है आपको थ्रू द प्रैक्टिस, और ये हम सिखाएंगे आपको उसमें। हाँ, आपके लिए अप्रिशिएशन भी दिया है, जो आप प्रिपरेशन कराते हैं वो वही सेम आता है एज योर टीचिंग प्रिपरेशन। मतलब हाँ, इसका मैं बताता हूँ कि अगर आप ऐसा मुझसे पूछ रहे हो कि जो मैं पढ़ाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आएगा, देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं सेम। जैसे अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, जिसमें बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के कोचिंग नोट्स से आए हैं। और कुछ चीजें ऐसी आती हैं, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट अलग है ना, वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। हाँ। लेकिन जो हमने आपको फिर कंटेंट दिया है, उसमें से अगर आपने उसको अच्छे से समझा है तो वो यूज हो जाएगा वहां पे। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया है, जो आपको सिखाया है, उसके अंदर से जो वर्ड्स हैं, जो वोकेबलरी है, वो यूज करके आप अपना आंसर कर पाओगे। तो दोनों मिक्स होता है ये। और साइलेंस से एक क्वेश्चन है कि सर कौन से कोर्स में ज्वाइन करना बेस्ट है हमें, मतलब इज देयर एनी स्पेसिफिक बैच? देखो इसमें जो हमारा एक जो मेन है, दैट इज वन बैच, यूपीएससी फाउंडेशन बैच है। उसमें हम कंप्लीट आपको बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं, ठीक है। और आप उसमें आपका एक पर्सनल शेड्यूल बनेगा, आपको एक मेंटर एलोकेट होंगे जो आपको बताएंगे कि आज आपको ये क्लास करनी है। अगर आप लाइव कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपका उस टाइम कॉलेज टाइम आता है तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। फिर आपको उस पर कोई डाउट होगा तो आपके डाउट ले लेंगे। तो यूपीएससी फाउंडेशन का जो बैच है वो आई थिंक बेस्ट रहता है। उसमें 100% आप ही का ही जो भी होगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एचसीएस हो, कोई स्टेट पीसीएस हो। इवन हमारे पास यहाँ पे उड़ीसा के भी, उत्तराखंड के भी, बाकी स्टेट पीसीएस के बच्चे भी तैयारी करते हैं। तो वो एक कॉमन बैच से आपका सारा हो जाता है। हाँ, वो सही है। तो हम लोग को आप जैसे बोले हैं कि प्रॉपर गाइडेंस और मेंटर की बहुत जरूरत है, वरना टाइम टेकिंग तो रहेगा ही हम लोग बिल्कुल जैसे। बिल्कुल। और आप लोग रिसोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, सो तो स्टार्ट तो नहीं कर पाएंगे हम लोग अगर पता ही नहीं कि कौन सा सही है कौन हाँ, सा गलत है। अगर सब कुछ पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। जैसे बोलते हैं कि न्यूज, रोज न्यूज भी पढ़ना चाहिए हम लोगों को। अब अगर आप डेली न्यूज पढ़ोगे, एक एक घंटा लगाओगे, कौन सी न्यूज रेलिवेंट है, कौन सी न्यूज रेलिवेंट नहीं है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा उसमें। अब उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हम आपको वीकली करंट अफेयर कराते हैं। पूरा वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसकी आपको क्लासेस मिलेंगी, उसके नोट्स मिलेंगे, वो आपको समझाए जाएंगे। तो उसमें भी फिर आपका टाइम बचेगा। अल्टीमेटली कोचिंग का जो पर्पस होता है, एक तो स्टूडेंट्स का टाइम बचाना, उनको रेलिवेंट रिसोर्स प्रोवाइड करना, और थर्ड उनको मोटिवेटेड करके उनको हेल्प करना पेपर पास करने में। तो वो हम आपका टाइम बचाएंगे। हाँ। हाँ ओ, मतलब, और एक क्वेश्चन लिखा है कि 100% आपका नहीं आता, मतलब जो आपने पढ़ाते हैं 100% आपका आता है कि नहीं, वो पूछ ऐसे रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कोई भी हाँ। कि 100% मेरे उससे हाँ। आएगा, है ना। लेकिन हाँ हाँ। ये है, अगर आपने ढंग से किया तो कुछ डायरेक्ट आएगा, कुछ आप अपने जो आपके बताया जाएगा उस कंटेंट से आप उसको सोल्व कर पाओगे। 100% कभी पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनर का क्या माइंड सेट है, किस का वो बना रहा है, लेकिन वो चीजें हमें प्रैक्टिस से सीखनी पड़ती है।
हाँ, वही। मतलब जैसे जितना जितना हम लोग प्रिपेयर करेंगे उतना आइडिया रहेगा कि हाँ बिल्कुल। ऐसे आ सकता है, वैसा आ सकता है, और आपके हाँ, पास जो उससे एक्सपीरियंस वो है उस डेवलप हो हिसाब जाती से। है चीजें। हाँ। हम जो एक्सपीरियंस है उसका आपको बहुत फास्ट करा देंगे उस चीज हाँ। को। हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई थिंक हो गया, सबका एड्रेस है ना। फिर भी अगर हाँ। कुछ पूछना है तो आपसे कनेक्ट कर लेंगे बच्चे, फिर मैं उनका आंसर कर दूंगा, है ना। हाँ। हाँ, जरूर। मेरे से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आपको फर्दर डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चन है तो हम वो सर को कनेक्ट करके हम लोग सर से पूछ लेंगे। बाकी मैं आपका कहूँगा कुछ। टाइम ये ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपना। बिकॉज कॉलेज तो पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ह्यूमन की कैपेबिलिटी ऐसी होती है, जितना आप अपने आप को पुश करोगे उतना काम कर लोगे आप। अगर आप हाँ। सोचोगे मैं दिन में एक चैप्टर पढ़ूंगा तो आप एक ही पढ़ोगे। आप सोचोगे एक चैप्टर में पढ़ूंगा और एक क्लास में सिविल सर्विस के लिए लगा लूंगा, तो आप वो भी कर लोगे, क्योंकि आप फिर अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हो लाइफ में कि अब मेरे को ये काम नहीं करना है, मेरे को वीडियोज नहीं देखनी है, मेरे को फालतू कहीं जाना है, हम्म। मेरे को पढ़ाई करनी है। तो आई थिंक ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका बाद में टाइम भी वेस्ट ना हो, और ये जो कॉलेज का टाइम है ये प्रॉपर यूटिलाइज हो आपका। हाँ, मतलब ये हम लोग के परसेप्शन में हम लोग कितना कर सकते हैं। जैसे कोई कोई 12th के एग्जाम के साथ साथ आईआईटी के लिए पढ़ रहा है, नीट के लिए पढ़ रहा है, हाँ, साथ में दोनों क्रैक कर रहे हैं सर। तो वही बच्चे थोड़ा एडवांटेज पोजीशन में रहते हैं, हाँ। है ना। और हम लोग को खुद से पुश करना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल कितना बिल्कुल। कुछ कर अगर आप सकते हैं। करोगे तो आप उसको अचीव भी कर लोगे। हाँ। ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऐसी होती है कि हम अगर अपने आप को लेजी बनाएंगे तो लेजी बन जाएंगे, हम हार्ड वर्किंग बनाएंगे तो हार्ड वर्किंग बन जाएंगे, और हम अचीव भी कर लेंगे उसको। ठीक है। थैंक यू सर, आपका सही में वैल्यूएबल टाइम के लिए। आपने काफी डाउट्स क्लियर किए हैं, जो जो मतलब जनरली आता है सबको प्रिपरेशन के स्टार्ट में, जैसे कैसे करना चाहिए और क्या क्या जरूरत है, वही सब मेन आता है जो जो स्टार्ट करे बिगिनर्स के लिए। तो ये सब आई थिंक सबके लिए थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। और उसके बाद इसके टेस्ट बाद भी किस। कैसे हाँ। बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज का, मैं बताता हूँ। देखो, पहले आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो हम आपको पढ़ाई कराते हैं, है ना। और हम चैप्टर वाइज भी आपके टेस्ट करवाते हैं, और लास्ट में जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता है फिर सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट करवाते हैं आपको। फिर थर्ड लेवल पे जब सारा कंप्लीट हो जाता है आपका सिलेबस, फिर पूरे सिलेबस का टेस्ट भी होता है। तो 3 लेवल पे हम आपकी टेस्टिंग कराते हैं, और हम आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट भी कराते हैं, एमसीक्यू और मेंस की आंसर राइटिंग भी सिखाते हैं आपको। तो टेस्ट हम कंप्लीट कराते हैं। अब टेस्ट के फायदे क्या होते हैं, ये देखो आप। सबसे पहला फायदा होता है आपका टेस्ट का, कि जो भी आपने पढ़ा है आप उसको क्या करते हो, रिवाइज करते हो। अगर आपका टेस्ट नहीं होगा तो आप रिवाइज नहीं करोगे। तो टेस्ट का फर्स्ट फायदा है कि आप सबसे पहले जो भी आपने पढ़ा है आप उसका रिवीजन हो जाता है आपका। सेकंड फायदा होता है आपका टेस्ट सीरीज का, कि मान लो आपको क्या होता है, एडिशनल नॉलेज मिल जाती है। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी, और मैंने क्वेश्चन में कुछ और बना दिया, तो कई चीजें आपके नोट्स में नहीं होती है, वो आप कहां से सीखते हो, टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो सेकंड फायदा है टेस्ट सीरीज का, आपको एडिशनल नॉलेज मिलती है। और थर्ड फायदा है टेस्ट सीरीज का, दैट इज द टेम्परामेंट। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका टेम्परामेंट सेट होता है कि मेरे को क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है एग्जाम में जाके। जो गलती आपको एग्जाम में करते हैं वो आप यहीं पे कर देते हो। तो आपका फर्स्ट फायदा है टेस्ट सीरीज का, योर रिवीजन। सेकंड बेनिफिट है आपका नॉलेज एनहेंसमेंट, आपका नॉलेज एनहेंस होता है। थर्ड इज द टेम्परामेंट फॉर द एग्जाम, आपका एग्जाम के लिए टेम्परामेंट बनेगा। तो ये बेनिफिट होते हैं टेस्ट सीरीज का। और हम तीनों लेवल पे आपको टेस्ट सीरीज कराएंगे, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फिर सिलेबस वाइज। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल सिलेबस का। ओ, सिंह सर से 2-3 बार ये कमेंट आया है कि आपको एग्जामिनर आपको जानते जानते हैं कि नहीं। नहीं नहीं, एग्जामिनर मुझे नहीं। एग्जामिनर अलग अलग जगह होते हैं वो सब ना। हाँ। ये कैन वी गेट एनी डिस्काउंटेड बैच फॉर नर्सिंग स्टूडेंट एंड एनी ऑफर अवेलेबल, क्योंकि मतलब करंट अफेयर्स में थोड़े दिक्कत होते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के से सेमिनार में जो जो बच्चे जुड़े हैं या जो बाद में जुड़ना चाहते हैं, तो आई विल कन्वे टू यू द डिस्काउंट, है ना। तो उस लेवल पे आपको करवा देंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे। और करंट अफेयर की फैसिलिटी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स तो फ्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो स्टूडेंट यहाँ से पटियाला से हैं वो चंडीगढ़ आके मिल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ।
फार्दर किसी को कुछ डाउट्स होगा तो वो हम लोग से पूछ सकते हैं, हम लोग कन्वे कर देंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन में देखो ये फायदा होता है कि स्टार्टिंग का जो फेस होता है आपका, तो मेरा मानना है वहां पे आपको ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको फैकल्टी सामने होता है, तो मैं आपको यहाँ पे भी ऑफलाइन में बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है। और फिर आपको कुछ पूछना है, डाउट आप पूछ सकते हो। आपने नोट्स बनाया है, कुछ गलती क्या की है वो बता देंगे आपको। तो आई थिंक पॉसिबिलिटी अगर है आपके पास, अगर आप चंडीगढ़ आ सकते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टार्टिंग में आपको 6 महीने 1 साल ऑफलाइन करनी चाहिए तैयारी, है ना। फिर आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, उस टाइम में आप कुछ ऑनलाइन कर सकते हो अपना। लेकिन जो बच्चे चंडीगढ़ नहीं आ सकते, या मान लो यहाँ पे रहने का खर्चा है, वो सब चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए फिर ऑनलाइन बेस्ट है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप कैसे उस चीज को मैनेज कर रहे हो। तो दोनों है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन, जो आपको सूट कर रहा है। अगर आप चंडीगढ़ आ सकते हो तो ऑफलाइन करो। अगर आप दूर कहीं पे हो, है ना जी, आप आ नहीं सकते हो चंडीगढ़, या यहाँ पे आपको क्योंकि रहने का खर्चा वो सब एक्स्ट्रा हो जाते हैं चीजें, वो सब नहीं करना है, तो आप ऑनलाइन भी करो। हमारी तरफ से हम ध्यान दोनों बच्चों को देते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन भी कनेक्ट होते हैं, उनको हम क्वेरीज पूछते हैं, उनके भी टेस्ट होते हैं, उनको भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं अगर कभी मिस हो गया तो। ऑफलाइन वाले बच्चों को भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो वो दोनों में ही बराबर है, जस्ट इतना ही है कि आप जैसे कंफर्टेबल हो। अगर आपके रिसोर्सेज अलाउ कर रहे हैं ऑफलाइन आ सकते हो, तो बिल्कुल ऑफलाइन आओ। हाँ, मतलब ऑफलाइन स्टार्टिंग करना बेटर है, जो लोग न्यू बिगिनर्स है उस बिल्कुल वो लोग बिल्कुल, के उनको लिए। बिल्कुल वो बारीकी लोग से बता सकते हैं हम आप। वो लोग पूछ रहे हैं कि आपका आप हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। हमारे पास यहाँ पे मतलब पीजी है, तो पीजी मिल जाएगा, वो अवेलेबल करवा देते हैं आपको। हाँ, तब तो सही है, ऑफलाइन के लिए पीजी भी अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका पटियाला से 1 घंटा का रास्ता चंडीगढ़ है, तो आप हॉस्टल, आप सर का पीजी है तो आप सर का पीजी ज्वाइन कर सकते हैं, वो इजी रहेगा आपके लिए ज्यादा। आई थिंक हो गए सबके ना क्वेश्चन एड्रेस। सर, आपका कंप्लीट नेम और नंबर थोड़ा प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग का टीम आप लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, पीजी प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो हो जाता है। हाँ, मतलब हम लोग का टीम जो है आप आपसे कनेक्ट करेंगे, तो आप अपना कंप्लीट आपका कंप्लीट नेम और नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो अच्छा होगा, और फिर फर्दर जो लोग का क्वेश्चंस है हम आपके अंडर में लेके आएंगे वो सब। ठीक है, आई थिंक आप एंड कर देते सेशन को। और फिर आप जो भी क्वेरीज हो आप बच्चों से ले लेना, मेरे को बता देना। हाँ, ठीक है ठीक अर्पिता। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू।